हेलो स्टूडेंट, अल्फा मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लेक्चर 7 में लेके आए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी डेफिनेशन काफी बार पूछी जाती है और इससे रिलेटेड काफी बहुत सारे थ्योरम्स है, बहुत सारे रिजल्ट है जिनके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो, जो आज अपन बात करने वाले हैं वो बात करेंगे विश्लेषिक फलन के बारे में, एनालिटिक और होलोमॉर्फिक फंक्शन। तो देखो, एनालिटिक होलोमॉर्फिक फंक्शन या विश्लेषिक फलन क्या होते हैं। सबसे पहले तो अपन इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, फिर इसके ऊपर एक दो एग्जांपल है उनके बारे में बात करेंगे, फिर उसके ऊपर एक बहुत अच्छा रिजल्ट है या बहुत अच्छी थ्योरम है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो देखो, यहाँ से विश्लेषिक फलन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, परिभाषा क्या है, वो अपन बात करते हैं। तो देखो, परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा ये कहती है कि यदि कोई फलन एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि वह फलन प्रांत डी में परिभाषित तथा अवकलनीय हो। देखो, कोई भी फंक्शन है वो एनालिटिक या विश्लेषिक फलन कब कहलाएगा? जब ये अपने डोमेन डी में क्या हो, डिफाइन हो या परिभाषित हो और साथ में क्या हो, अवकलनीय हो, डिफरेंशिएबल। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं, देखो, ए फंक्शन f z is called analytic function if f z is defined in D and differentiable in domain D। तो देखो, कोई भी फंक्शन है वो एनालिटिक कब कहलाएगा? जब वो अपने प्रांत डी में क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। मतलब अपने डोमेन डी में डिफाइन होना चाहिए और उसके साथ में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तब ये जो फंक्शन है एफ जेड वो आपका क्या कहलाएगा, विश्लेषिक फलन कहलाएगा। अब इसके ऊपर एक दूसरी डेफिनेशन और है, उसके बारे में अपन और डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो, उसके बारे में अपन नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। देखो, तो स्टूडेंट, दूसरी डेफिनेशन की अपन बात करने वाले हैं। पहली डेफिनेशन अपन ने क्लियर कर ली, फलन एफ जेड अपने प्रांत डी में क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, अवकलनीय। तब वो अपने प्रांत डी में क्या कहलाएगा, विश्लेषिक फलन कहलाएगा। तो दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, फलन एफ जेड क्या है, फलन एफ जेड बिंदु z इक्वल टू z0, बिंदु दे रखा अपने को z इक्वल टू z0 पर विश्लेषिक फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? विश्लेषिक फलन कहलाता है। विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि फलन एफ जेड, जो आपका फंक्शन होगा एफ जेड, ठीक है, वो बिंदु z इक्वल टू z0 तथा इसके प्रतिवेश में परिभाषित तथा क्या हो, अवकलनीय, परिभाषित तथा अवकलनीय। तो देखो, अगर z इक्वल टू z0 कोई पॉइंट दे रखा अपने, उस पे अगर अपने को विश्लेषिक फलन चेक करना है तो अपन क्या चेक करेंगे कि ये बिंदु z इक्वल टू z0 के साथ में इसके जो प्रतिवेश है, इसका जो नेबरहुड है, उसमें भी क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल, मतलब परिभाषित और साथ में क्या होना चाहिए, अवकलनीय। तो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से लिखेंगे, ए फंक्शन एफ जेड इज called analytic function at
z इक्वल टू z0, if function fz, ठीक है, इज डिफरेंशिएबल एंड डिफाइंड, फंक्शन fz इज डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल at z equal to z0 and neighborhood या NBD बोल दो, neighborhood का मतलब क्या है, NBD हो z equal to z0, मतलब z0 की प्रतिवेश में होना चाहिए, मतलब उसके नेबरहुड में क्या होना चाहिए, डिफाइन और डिफरेंशिएबल, और साथ में क्या होना चाहिए, z इक्वल टू z0 पे क्या होना चाहिए, वो डिफरेंशिएबल और डिफाइन होना चाहिए। तब जो आपका फंक्शन fz है वो z इक्वल टू z0 पे क्या कहलाएगा, एनालिटिक कहलाएगा या विश्लेषिक फलन कहलाएगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है जो आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बहुत रोल रखती है। अब देखो जैसे कोई अगर अपन एग्जांपल की बात करना चाहिए कि ऐसा कोई एग्जांपल है जो इसके नेबरहुड में डिफाइन हो। देखो नेबरहुड का मतलब क्या होता है वो समझो थोड़ा सा। जैसे ये क्या आपके पास कोई z0 है, यहाँ पे कोई पॉइंट है z इक्वल टू z0, ठीक है। अब इसका नेबरहुड क्या हो गया, जैसे इसके आसपास में, जैसे यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे इसका जितना भी नेबरहुड है, इसका आसपास का जितना भी क्षेत्रफल है, उसके अंदर ये क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देखो अगर कोई रियल फंक्शन की बात करें या कोई रियल वैल्यू की बात करें, जैसे यहाँ पे 5 है, तो 5 का जो प्रतिवेश है वो या तो इस साइड हो सकता है या इस साइड। देखो यहाँ पे समझो थोड़ा सा, जैसे ये एक वास्तविक रेखा, ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3। अपन इस 3 की बात करें तो देखो 3 के अंदर जो इसका नेबरहुड होगा वो या तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हो सकती है या फिर इसके राइट हैंड साइड में, या तो इसके अंदर अपन अब साइलेंस या जाई ऐड कर दें, या इसके अंदर जाई माइनस कर ले या साइलेंस माइनस कर दें। तो इसका जो नेबरहुड होगा वो क्या होगा, 3 माइनस जाई या 3 प्लस जाई। लेकिन अगर अपन कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात करते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा उसके अंदर जो इसका नेबरहुड होगा वो, जैसे यहाँ पे कोई z इक्वल टू z0 दे रखा है तो इसके यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, तो ये जो पूरा क्षेत्रफल आएगा ये इसका क्या होगा, नेबरहुड होगा, ठीक है। तो जो भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा उसके अंदर जो नेबरहुड होगा वो अपन इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं। तो ये इसके प्रतिवेश में या नेबरहुड में भी क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। फिर अगर कोई एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो एग्जाम्पल की बात करें तो देखो fz इक्वल टू, जैसे अपन ने लिख दिया, कोई एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ समझने के लिए, fz इक्वल टू मोड ऑफ z स्क्वायर ले लिया, क्या ले लिया, मोड ऑफ z स्क्वायर। ये जो फंक्शन है fz इक्वल टू मोड ऑफ z स्क्वायर, ये क्या है, सर्वत्र सतत है, अपन ने इसको प्रूव किया था। लेकिन ये जो है वो अवकलनीय नहीं है, और अवकलनीय नहीं है तो ये क्या नहीं, विश्लेषिक नहीं है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो fz है वो मोड ऑफ z स्क्वायर वो क्या नहीं है, विश्लेषिक फलन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये z बराबर 0 के प्रतिवेश, मतलब 0 जो लेंगे अपन उसके प्रतिवेश में ये क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है, और अवकलनीय नहीं है इसका मतलब ये क्या नहीं है, विश्लेषिक फलन नहीं है। तो अपन एग्जांपल की बात करते हैं, एक दो एग्जांपल की, कौन सा एग्जांपल विश्लेषिक है कौन सा नहीं है, उसके बाद अपन आगे डिस्कशन करेंगे। अब तो स्टूडेंट अपन विश्लेषिक फलन के एग्जांपल के बारे में बात करने के लिए, तो देखो विश्लेषिक फलन के एग्जांपल के बारे में बात करें तो सबसे पहले एग्जांपल लिख रहा हूं मैंने मान लिया कि माना जो fz है वो क्या है, मोड ऑफ z स्क्वायर। तो जो fz इक्वल टू मोड ऑफ z स्क्वायर वो क्या है, मूल बिंदु पर क्या अवकलनीय, मूल बिंदु पर अवकलनीय है, मूल बिंदु पर अवकलनीय है। परंतु fz जो है आपका वो मूल बिंदु पर क्या नहीं है, विश्लेषिक नहीं है, मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है, मूल बिंदु पर विश्लेषिक फलन नहीं है, फलन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये z इक्वल टू जो z0 लेते हैं या ओरिजिन लेते हैं, मूल बिंदु लेते हैं, उसके प्रतिवेश में क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। क्योंकि fz मूल बिंदु के प्रतिवेश में, मूल बिंदु के प्रतिवेश में अवकलनीय नहीं है, प्रतिवेश में अवकलनीय नहीं, अवकलनीय नहीं। तो ये रिजल्ट अपन ने प्रूफ किया था कि जो fz होता है, fz इक्वल टू मोड ऑफ z स्क्वायर होता है, वो केवल और केवल ओरिजिन पे क्या होता है, मूल बिंदु पे क्या होता है, अवकलनीय होता है। उसके अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर ये क्या मिले, अवकलनीय मिले। तो अगर ओरिजिन के अलावा, जैसे ये ओरिजिन हो गया आपका z0,
इसके अलावा अगर ये प्रतिवेश होगा इसके अंदर, तो इसके अंदर ये जो एफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर है, ये क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है, और अवकलनीय नहीं है तो ये फंक्शन क्या नहीं है, विश्लेषित नहीं है। तो इंग्लिश मीडियम वाले कैसे लिखेंगे, फंक्शन एफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल at origin। ये क्या है, डिफरेंशिएबल ओरिजिन पे, बट इट इज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन बिकॉज इट इज नॉट डिफरेंशिएबल at ndt of z equal to z0 या ओरिजिन। तो ये इसके ओरिजिन का जो भी नेबरहुड है उसके अंदर क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। दूसरा अगर अपन एग्जांपल की बात करें तो जैसे मैंने लिख दिया एफ जेड इक्वल टू ई की पावर z, ठीक है, साथ में मैंने लिख दिया जैसे 2z 3z प्लस n z, ठीक है, और जैसे साइन जेड लिख दिया, जैसे कोस जेड लिख दिया। तो ये जो सारे फंक्शन है वो आपके क्या अवकलनीय, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, विश्लेषिक फलन। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, विश्लेषिक फलन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये सभी जो एग्जाम्पल है वो किसके हो जाएंगे, एनालिटिक फंक्शन। तो आपको दोनों एग्जाम्पल दे दी कि कौन से एनालिटिक हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये सारे क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं अपने प्रतिवेश में। मतलब अगर मूल बिंदु पे बात करें तो ये मूल बिंदु के प्रतिवेश में भी क्या होंगे, आपके डिफरेंशिएबल होंगे। उसके साथ में ये खुद क्या है, सर्वत्र क्या अवकलनीय है, तो इसका मतलब ये सारे क्या होंगे, विश्लेषित होंगे। विश्लेषित नहीं है उसका एक एग्जाम्पल आपको ये दे दिया है, z इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। अब आपके इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डिटेल है, विचित्र बिंदु या सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद एक थ्योरम है उसका अपन डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट डिटेल है। तो देखो यहाँ से आगे अब देखो आज का जो लास्ट टॉपिक अपना वो है विचित्र बिंदु, सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट विचित्र बिंदु की बात अपन डिस्कशन करेंगे। देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि धीरे धीरे अपन 10 मिनट 15 मिनट की क्लास से अपन इस ये जो आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक है, ये जो आपका पेपर चलता है बीएससी पार्ट फाइनल ईयर थर्ड ईयर, शेखावाटी यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा हो, चाहे हर यूनिवर्सिटी में ये पेपर चलता है। तो अपन धीरे धीरे छोटी छोटी क्लासों से अपन इस पेपर को कंप्लीट करेंगे और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं वो आसानी से पढ़ सके। और अपन लगभग 3-4 यूनिट या हो सके 5 यूनिट भी पूरी करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो देखो अपन बात करेंगे विचित्र बिंदु या सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं। तो छोटी सी डेफिनेशन लिख लो, फिर अपन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एफ जेड या बिंदु जेड इक्वल टू जेड, फलन एफ जेड का विचित्र बिंदु कहलाता है। विचित्र बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता है, विचित्र बिंदु कहलाता है यदि एफ जेड बिंदु जेड इक्वल टू z0 पर विश्लेषित नहीं, z इक्वल टू z0 पर विश्लेषित नहीं। तो देखो जो बिंदु z इक्वल टू z0 है वो फंक्शन एफ जेड का, फलन एफ जेड का विचित्र बिंदु सिंगुलर पॉइंट कहलाता है यदि एफ जेड बिंदु z इक्वल टू z0 पर क्या नहीं हो, विश्लेषित नहीं हो। तो इंग्लिश मीडियम वाले साथ साथ में लिख लो, फिर अपन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पॉइंट z इक्वल टू z0 is called singular point of function f z। If f z is not analytic, f z is not analytic at z equal to z0।
अगर z इक्वल टू z0 या किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपका फंक्शन एफ जेड क्या नहीं है, एनालिटिक नहीं है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। तो देखो इसके बारे में एग्जांपल के बारे में डिस्कशन करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो एफ जेड इक्वल टू मैंने मान लिया 1/z-1, ठीक है। इसका अपने को क्या फाइंड करना है, सिंगुलर पॉइंट या विचित्र बिंदु अपने को निकालना है। तो सिंगुलर पॉइंट या विचित्र बिंदु अपन इसका फाइंड करना है। तो देखो आपको ये बताया है कि जो एफ जेड है उसके अंदर z इक्वल टू z0 कोई भी एक पॉइंट आएगा वो सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब उस पॉइंट पे ये जो फंक्शन आपका वो क्या नहीं हो, एनालिटिक नहीं हो, मतलब विश्लेषिक नहीं हो। इसके बारे में डिस्कशन करना है। अब देखो कोई भी फंक्शन विश्लेषिक कब नहीं होता है, नहीं होता, उसके बारे में बात करते हैं कि वो फंक्शन क्या है, उस पॉइंट पे परिभाषित नहीं है। सिंपल सी बात है, डिफाइन नहीं है। डिफाइन नहीं हो मतलब उसकी वैल्यू क्या नहीं है, फाइनाइट नहीं है। तो इसकी वैल्यू फाइनाइट कब नहीं आ सकती, जब इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो जाए 0 और 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसका मान क्या हो गया, इनफाइनाइट आ गया। अब देखो यहाँ से अपन ये मानते हैं कि ये जो फंक्शन है एफ जेड वो किस पे परिभाषित नहीं होगा, z-1 इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ से अगर z की मैं वैल्यू निकालूं तो z इक्वल टू क्या हो गया आपका 1 है। तो z इक्वल टू 1 पे ये जो फंक्शन आपका वो क्या कहलाएगा, विश्लेषिक नहीं कहलाएगा। और विश्लेषिक नहीं है तो ये पॉइंट क्या हो गया, इसका सिंगुलर पॉइंट हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे एफ जेड इक्वल टू 1/z² प्लस 5z+6, ठीक है। बहुपदीय फलन ले लिया अपन। तो देखो यहाँ से एफ जेड इक्वल टू 1/z² प्लस 5z+6। तो देखो यहाँ से अगर ये फंक्शन इस वैल्यू पे क्या नहीं हो, मतलब इसका मान क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाए, तब इसका मान क्या हो जाएगा, इनफिनिट होगा। तब ये परिभाषित नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा तो ये विश्लेषिक नहीं होगा, और विश्लेषिक नहीं होगा तो वो दोनों पॉइंट आपके क्या आ जाएंगे, यहाँ से विचित्र बिंदु के अंदर आ जाएंगे। तो अगर इस पूरे की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, z² प्लस 5z+ के ले रहे हैं, z² प्लस 5z+6 इक्वल टू क्या ले ले, 0 ले। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो z² प्लस इसके फैक्टर कर लो 3z प्लस 2z+6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर क्या आ जाएंगे, z+2 और z+3 इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू आएगी -2 और -3। तो इसका मतलब -2 और -3 पे ये जो फंक्शन आपका ये क्या नहीं होगा, विश्लेषिक नहीं होगा। तो ये दोनों पॉइंट आपके किसके अंदर आ गए, सिंगुलर पॉइंट या विश्लेषिक विचित्र बिंदु में। तो उम्मीद आपको जो भी पढ़ाया अपने विश्लेषिक फलन पढ़ाया है, चाहे विचित्र बिंदु पर पढ़ाया है, अपना मेन टारगेट ये था कि बेसिक क्लियर करना। और अपन हर क्लास में यही करेंगे, चाहे कोई भी यूनिट हो, यूनिट फर्स्ट हो, यूनिट सेकंड हो, हर क्लास में अपन सबसे पहले हर यूनिट में अपन बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद में अपन आगे का डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। थैंक यू।